हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्पेस से काफी छोटी कंपनी त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज के बारे में। एक माइक्रो कैप कंपनी है, 400 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो समझेंगे इस कंपनी के बारे में, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, Q1 के नंबर्स क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, कौन कॉल इनका हो चुका है तो वो भी डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे ये माइक्रो कैप कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं, कैसी डील एज ऑफ नाउ लग रही है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज की। तो ये कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट स्पेस के अंदर है, वो बात करते हैं हम लोग ये स्पेस क्या है आगे। लेकिन अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं इस कंपनी का, तो एक फैमिली बिजनेस है। जानवर फैमिली एक यहाँ पे है जो कि इस पूरी कंपनी को यहाँ पे ऑपरेट करता है। एंड इनके बिजनेस मॉडल की बात करें दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट, ये वर्ड को समझिए आप। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, वो इक्विपमेंट ये लोग खरीदते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं ईपीसी प्लेयर्स को। जैसे यहाँ पे मान लो कोई क्रेन हो गया, कोई यहाँ पे लाइक अलग अलग तरीके के क्रेन्स हो गए, या फिर कोई स्पेशल मशीन हो गया, या फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे ये मैन लिफ्टर होता है, बूम लिफ्टर होता है, जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड मशीन होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। उनका एक पूरा पोर्टफोलियो इनके पास, वो मशीन ये लोग खरीदते हैं। मतलब मान लो कि एक बड़ी क्रेन खरीदे इन्होंने, फिर यहाँ पे ईपीसी प्लेयर जैसे यहाँ पे टाटा स्टील हो गया, या फिर यहाँ पे एल हो गया, एफकॉन हो गया, ये जो बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी है या फिर लाइक इंडस्ट्री कंपनी है, उनको यहाँ पे रेंट पे देते हैं। अब आप कहोगे कि ये रेंट पे क्यों लेते हैं ये पीसी प्लेयर, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो मतलब ये सारे ही जो मशीन्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के ये मशीन्स होते हैं। और ये जो ईपीसी कंपनीज है वो ये मशीन्स तो ले, लेकिन उसको फिर मेंटेन करना, उसके लिए यहाँ पे ऑपरेटर रखना, और उसके लिए मतलब उसके पीछे यहाँ पे अलग अलग खर्चा इनको लग जाता है। और दूसरी बात कि ये सारे जो मशीन्स होते हैं ना, उनको टेम्पररी यूज़ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, उसको ये लोग ऑन करके फिर क्या ही करेंगे, क्योंकि फुल ईयर यूज के लिए तो उनको चाहिए नहीं होते। ठीक है, और अलग अलग पर्पस के लिए उनको अलग अलग मशीन्स चाहिए, तो कितने मशीन्स वो लोग यहाँ पे रखेंगे। तो दैट्स वाई ये लोग रेंटल पे जाते हैं, मतलब रेंट करते हैं उन मशीन्स को। और त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज करती क्या है, ये लोग यहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स खरीदते हैं। क्रेन हो गया, लाइक मैन लिफ्टर हो गया, बूम लिफ्टर हो गया, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो मशीन्स लगते हैं उनको यहाँ पे ये खरीदते हैं। और कंस्ट्रक्शन और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जो मशीन्स लगते हैं उनको ये ईपीसी प्लेयर्स को रेंट पे देते हैं। जैसे यहाँ पे इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है, जैसे अगर देखोगे टाटा स्टील इनका क्लाइंट है, अदानी इनका क्लाइंट है। उसके अलावा अगर देखोगे एल इनका क्लाइंट है, एफकॉन, एनसीसी, ओएनजीसी, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे कंपनीज जो है वो इनके क्लाइंट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इनके नंबर्स के बारे में, इनके प्रोडक्ट क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है। इनकी पीपीटी में जाके समझते हैं यहाँ पे इनका फ्यूचर आउटलुक, इनके यहाँ पे नंबर्स एंड उसके अलावा यहाँ से जो प्रोडक्ट है इनके उनको भी समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। या दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करोगे तो 65% के लोग इबिडा मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं Q1 FY27 में, जबकि जिनका सेक्टर है उसमें एवरेज यहाँ पे 40% आसपास के इबिडा मार्जिन्स रहते हैं। इतने ज़्यादा इबिडा मार्जिन्स ये कंपनीज कैसे कमा पाते हैं, तो इनके खर्चे काफ़ी कम रहते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे मशीन्स को क्या है कि लाइक मेंटेन करने का खर्चा रहता है, और मेन खर्चा इनका रहता है जो मशीन है उसका जो ऑपरेटर है वो, मतलब उसको जो यहाँ पे ऑपरेट करेगा वो, और उसके साथ एक हेल्पर रहता है, उसका खाना पीना और रहना और उनकी सैलरी, यही इनका खर्चा रहता है मेनली। बाकी यहाँ पे ये लोग काफ़ी हैवी रेंट चार्ज करते हैं, और उस वजह से इनके जो मार्जिन है वो काफ़ी हाई रहता है। लेकिन इनका कुछ ज़्यादा ही हाई है। तो क्यों इनका इतना ज़्यादा हाई है वो इनके कॉन कॉल में इन्होंने क्लैरिफाई किया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। 100% यहाँ पे इनका फ्लीट यूटिलाइजेशन है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आपने मशीन्स तो खरीद दिया लेकिन उसका यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मतलब रेंट पे लेके जा ही नहीं रही कोई कंपनी, आपके पास ही पड़ा रहता है, काम नहीं करेगी वो मशीन्स, तो आपका उसके लिए जो खर्चा है वो तो चलता ही रहेगा लेकिन काम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी दिक्कत है। तो अच्छी बात ये है कि इनके जो मशीन्स हैं 100% यूज़ पे रहता है, जबकि इंडस्ट्री का जो मतलब यूटिलाइजेशंस का एवरेज है वो 78% का है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, 100% यूटिलाइजेशंस रहते हैं इनके मशीन्स। एंड लाइक इनका ये भी क्यों इतना हाई है वो भी आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा नंबर है। और ये लोग कह रहे हैं इस ईयर के लिए FY27 के लिए भी इनको मतलब ऑर्डर बुक इनका कंप्लीट है फुल यूटिलाइजेशंस के लिए। तो इस साल पूरे साल तक इनके जो लाइक फ्लीट है वो पूरे यूटिलाइज रहेंगे। फ्लीट मतलब जो मशीन्स की यहाँ पे पूरी इनकी जो नंबर्स ऑफ मशीन्स है वो। ठीक है, पैट मार्जिन्स 25% आसपास के हैं इनके, जबकि यहाँ पे सेक्टर्स के जो पैट मार्जिन्स है वो 10% आसपास के ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या है कि FY26 में करीबन 32 करोड़ आसपास का इन्होंने रेवेन्यू किया था। ये लोग टारगेट कर रहे हैं FY28 के लिए 90 to 100 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, काफ़ी छोटी कंपनी है।
तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 180% 190% का इवन ग्रोथ का बोल रहे हैं यहाँ पे 2 ईयर के अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर लग रहा है। उसके अलावा अगर बात करोगे यहाँ पे ये कुछ मतलब 100+ सेटिस्फाइड क्लाइंट, उसके अलावा ये मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, जैसे इनके क्लाइंट बहुत बड़े बड़े L&T, रिलायंस, RVNL जो रेलवे कंपनी है, रेल विकास निगम, ONGC, ITD, अदानी, KEC, उसके अलावा जिंदल, टाटा स्टील, मतलब जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वो सारे यहाँ पे इनके क्लाइंट हैं। उसके अलावा अगर बात करो काफ़ी स्पेशलाइज्ड मशीन रहते हैं इनके पास, यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो क्रैन होते हैं या फिर यहाँ पे पिलिंग रिग्स होते हैं, मैन लिफ्टर वगैरह मशीन्स जो होते हैं अलग अलग टन के, जो भी आपको मतलब पर्पज़ के लिए चाहिए वो सारे मशीन्स इनके पास रहते हैं। इन्होंने 400 करोड़ का कैपेक्स दोस्तों जो है वो इन्होंने अनाउंस किया है FY25 से लेके FY27 तक, जिसमें से इन्होंने लगभग 270 करोड़ आसपास का तो इन्होंने डिप्लॉय कर भी दिया है। 130-140 करोड़ का कुछ बच रहा है जो इस ईयर ये लोग खत्म होते होते लाइक कर देंगे, और वो जो विंड एनर्जी में ये लोग नए सेगमेंट में एंटर किए हैं उसके लिए करेंगे, उसकी आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करोगे हाँ ये कुछ इनके टेलविंड है, आगे इनके लिए यहाँ पे कुछ टेलविंड क्रिएट हो रहे हैं, उसके लिए उसके ऊपर इन्होंने बात की है। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में आपको पता ही है कितना हैवी इन्वेस्ट हो रहा है इसके ऊपर, तो उसका यहाँ पे जो नंबर्स है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, चाहे नेशनल हाईवे के लिए हो, यूनियन बजट इंफ्रा हो, या फिर यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हो, हर जगह इनके इक्विपमेंट यूज़ होते हैं एंड वहाँ से उनको फ़ायदा मिलेगा। जैसे यहाँ पे लाइक गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो कितना बड़ा है हर एक सेगमेंट के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, अर्बन मेट्रो के लिए, लाइक रैन कैपेसिटी के लिए, पोर्ट इन्वेस्टमेंट हो, रेलवे बजट हो, ये सारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपेक्स है वो बढ़ रहे हैं, और जितने ज़्यादा कैपेक्स बढ़ेंगे उतना इस कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्टिंग नंबर दिया यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, जो है वो टोटल एज ऑफ नाउ इंडिया का जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी का वो 147 गीगाबाइट के आसपास, सॉरी गीगावाट के आसपास का है। वो यहाँ पे बढ़ के FY30 तक जो है वो 500 गीगावाट का होना है रिन्यूएबल एनर्जी, एंड ऐड होगा यहाँ पे टोटल 352 गीगावाट का कैपेसिटी, ठीक है। तो ये कैपेसिटी ऐसे ही तो मतलब ऐड हो नहीं जाएगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे बड़े बड़े क्रैंस चाहिए होंगे, बड़े बड़े मशीन्स चाहिए होंगे जो EPC प्लेयर्स हैं उनको। तो इस वजह से आप देखोगे अभी रिसेंटली इन्होंने विंड के अंदर पहले ही लोग नहीं थे, तो विंड के लिए जो स्पेशल क्रैंस होते हैं वो भी इन्होंने ऑर्डर किए, 5 नए क्रैन ऑर्डर किए, उसकी आगे बात करेंगे हम लोग। और विंड एनर्जी में भी पूरा सेगमेंट बदल रहा है, पहले थोड़े से मतलब लो वेट के मशीन्स यूज़ होते थे, अभी हैवी वेट के मशीन्स यूज़ हो रहे हैं, और वो जो मशीन्स इन्होंने ऑर्डर किए क्रैन वो सिर्फ इंडिया में इनके पास ही रहेंगे, दूसरे किसी के पास नहीं रहेंगे, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिलेगा। सो ये तो भाई इसके लिए तो आप लोगों को पता ही है, ये क्रैन वगैरह का तो इस्तेमाल होगा ही, ठीक है, और उसकी तो डिमांड हाई रहने ही वाली है, क्योंकि जितना कैपेक्स बढ़ेगा उतना इनके लिए यहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे इन्होंने नंबर्स दिया हुआ है सेक्टर जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। ये क्लाइंट भी हमने देख लिया। हाँ ये इनके कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्रैंस है, यहाँ पे क्रॉलर क्रैंस हो गए, ट्रक माउंटेड क्रैंस हो गए, यहाँ पे पिलिंग रिग्स हो गया, या फिर लाइक अलग अलग तरीके के जितने भी क्रैंस है वो इनके पास रहते हैं। एंड लाइक रेवेन्यू में कौन से कौन से इक्विपमेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो भी इन्होंने दिया हुआ है। ये पोर्ट के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, बूम लिफ्टर, मैन लिफ्टर, वो भी इनके पास है, ठीक है। सो ये सारा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये सारे मशीन्स इनके पास रहते हैं, और ये लोग ऐड ऑन करते ही जा रहे हैं नए नए मशीन। आज के दिन इनके पास लगभग 155-156 आसपास मशीन्स है, ठीक है। हाँ ये कुछ इन्होंने रीजंस दिए क्यों मतलब ऑनिंग करना एक ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है EPC प्लेयर्स के लिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है जो मैंने ऑलरेडी जब इंट्रोडक्शन दिया इस कंपनी के बारे में वहीं पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये इनका मैनेजमेंट है, जानवर कंपनी जो है, जानवर फैमिली जो है वो ये पूरी कंपनी को रन करती है, ठीक है। देन अगर देखोगे आप लोग तो कैपेक्स इन्होंने किस तरीके से प्लान किया और किस तरीके से एक्चुअल में डिप्लॉय किया। जैसे 100 करोड़ का प्लान किया था FY26 के लिए, एक्चुअल में 210 करोड़ यहाँ पे इन्होंने जो है वो लाइक डिप्लॉय कर दिया। फ्लीट साइज इनका जो FY25 के अंदर केवल 30 मशीन्स थे इनके, एज ऑफ नाउ 155 आसपास यहाँ पे मशीन्स हैं इनके पास। FY27 तक जो है वो 200 मशीन्स करने का इनका टारगेट है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस दिया है, जो है वो
गाइडेंस दिया था FY26 के लिए 30 से 32 करोड़, सॉरी 35 करोड़ के रेवेन्यू का, किया लगभग 32.5 करोड़ आसपास का। FY27 के लिए गाइडेंस दिया इन्होंने यहाँ पे 60 to 65 करोड़ का, एंड FY28 के लिए यहाँ पे 90 to 100 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे गाइडेंस दिया है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मार्जिन्स भी कितने रहेंगे इनके, वो भी 60+% के मार्जिन्स ये लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं, हाँ Q1 के नंबर्स देखते हैं। तो Q1 के अंदर यहाँ पे इन्होंने जो है वो लगभग 14 करोड़ आसपास का रेवेन्यू किया है, जो कि पिछले ईयर जो है वो 4 करोड़ आसपास का था। तो लगभग मोटा मोटा आप लोग देखोगे तो बहुत लगभग 300% प्लस का यहाँ पे ग्रोथ है। देन अगर देखोगे यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स, तो सॉरी EBITDA 10 करोड़ आसपास का EBITDA इन्होंने किया है, तो EBITDA में भी अच्छी ग्रोथ है। एंड पैट जो है वो 4.5 करोड़ आसपास का किया है। तो काफ़ी छोटी कंपनी है, एक क्वार्टर में लगभग यहाँ पे 4.5 करोड़ आसपास का ही ये लोग यहाँ पे पैट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कुछ है दोस्तों, सब कुछ तो हमने डिस्कस कर ही लिया, क्या कंपनी बिजनेस करती है, ये कुछ यहाँ पे इनके इस तरीके के क्रैंस वगैरह रहते हैं, मशीन्स रहते हैं, देख ही लिया आपने। नंबर्स काफ़ी अच्छे डिलीवर किए कंपनी ने, गाइडेंस काफ़ी छोटी कंपनी है लेकिन जो एम्बिशंस है इनका वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे लगभग 190% के ग्रोथ का बोल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। और पहले ही क्वार्टर में इन्होंने 14 करोड़ कर ही लिया है, तो फुल ईयर बेस पर आराम से ये लोग जो है वो ये 90 करोड़, सॉरी ये ईयर यहाँ पे 60 करोड़ आसपास का बोल रहे हैं, 60 to 65 करोड़ का वो आराम से लोग कर सकते हैं। अभी कौन कॉल के अंदर इन्होंने क्या बोला है वो देखते हैं, एंड देन यहाँ पे वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन कॉल। सबसे पहले तो यहाँ पे जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसके बारे में इन्होंने बात किया है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि जो इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट साइकिल है, चाहे यहाँ पे गवर्नमेंट का कैपेक्स हो, प्राइवेट कैपेक्स हो, वो काफ़ी ज़्यादा लाइक एग्रेसिवली बढ़ रहा है। एंड जो भी मतलब लाइक एनर्जी के लिए, रेलवे के लिए हो या फिर अर्बन रिन्यूएबल, जो भी सेक्टर के लिए जो यहाँ पे कैपेक्स है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारे फेवर में है, काफ़ी फेवरेट है। एंड यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो नए जियोग्राफीज में एंट्री करने का सोचा है। यूएई एंड सऊदीया के अंदर भी ये लोग क्या है कि एंट्री कर रहे हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, एलएनटी हो या फिर एफकॉन हो, जिनके साथ ये लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की क्या है प्रोजेक्ट चल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की। यूएई और सऊदीया के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके वहाँ पे चल रहे हैं, काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है उनका वहाँ का। तो ये जो है एलएनटी हो गया या फिर एफकॉन हो गया, वो सब इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ पे भी अपना बिजनेस लेके आओ, वहाँ पे भी हमको मशीन्स का रिक्वायरमेंट है। तो ये लोग क्या है अभी एज ऑफ नाउ इनका सऊदी अरेबिया या फिर यूएई के जो गवर्नमेंट है उनके साथ इनका लाइक बातचीत चल रहा है एंड पेपर वर्क चल रहा है। तो अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आगे जाके ये लोग यूएई एंड सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। देन यहाँ पे विंड सेगमेंट के अंदर जो विंड होता है, बड़े बड़े टरबाइंस यहाँ पे लगाने रहते हैं। पहले क्या होता है तो छोटे से छोटे यहाँ पे टरबाइन का यूज होता था ये विंड एनर्जी के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ देखोगे आप लोग तो यहाँ पे साइज बढ़ा है टरबाइन का। तो इस वजह से जो क्रैन है वो भी हैवी क्रैन इस्तेमाल होता है। पहले 800 टन के क्रैन यहाँ पे इस्तेमाल होते थे, अभी 900 टन के जो है वो मशीन्स का रिक्वायरमेंट बढ़ा है। और ये लोग कह रहे हैं कि 900 टन का जो मशीन्स है वो इंडिया में नहीं है, हमारे पास ही होगा वो। हम फर्स्ट मूवर हैं, हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं कुछ, टोटल यहाँ पे 5 मशीन्स इन्होंने ऑर्डर किए हैं 900 टन्स के। एंड ये लोग कह रहे हैं कि विंड एनर्जी में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो यील्ड है मतलब जो किराया रहता है मशीन्स का वो तो दूसरे सेक्टर के सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी लॉन्गर का मतलब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी क्या है कि ये 900 वाली जो मशीन्स हैं 900 टन्स वाले वो काफ़ी महंगे रहते हैं। तो ये जो ईपीसी प्लेयर है वो कभी उसको खरीदने का मतलब वो खरीद भी नहीं सकते खुद से, क्योंकि उनको तो भाई टेम्परेरी कैपेक्स के लिए चाहिए, ठीक है। वो खुद से खरीद के उसको फिर कहाँ पे रखेंगे और आगे उनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो फिर रेंटल ही उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। कैपेक्स के बारे में कंपनी ने बोला है टोटल यहाँ पे 400 करोड़ का इनका कैपेक्स का आइडिया था। 270 करोड़ इनका यहाँ पे टोटल कैपेक्स हो चुका है। बाकी का जो कैपेक्स है 130 करोड़ आसपास का वो इस क्वार्टर के अंदर ये लोग इस पूरे ईयर के अंदर ये लोग कर लेंगे। और उसके लिए वो बचा हुआ जो पैसा इनका ये लोग कह रहे हैं विंड एनर्जी के लिए जो इक्विपमेंट जो 5 मशीन्स आ रहे हैं उसमें ये लोग यहाँ पे लगाने वाले। और बाकी FY28 के कैपेक्स के लिए क्या, तो कंपनी कह रही है FY28 के लिए क्या है कि हमारा मतलब ज़्यादा कैश फ्लो आएगा, ठीक है। जो पुराने मशीन से वो ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करने लगेंगे।
देन हमारे जो पुराने मशीन्स के ऊपर जो लोन है वो भी यहाँ पे ख़त्म होने लगेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो FY28 के लिए हमारे पास एक अच्छा ऑपरेटिंग कैश भी होगा, प्लस यहाँ पे डेट भी हमारा कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम लोग ज़्यादा मशीन्स वहाँ पे बाई कर पाएंगे, अच्छा कैपेक्स वहाँ पे कर पाएंगे। ये लोग कैपेक्स को फंड 3 तरीके से कर रहे हैं। एक तो इंटरनल एक्रूवल्स, जो ऑपरेटिंग कैश यहाँ पे जनरेट करेंगे उसको इस्तेमाल करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे इनको बैंक से लोन काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। पहले क्या था, हायर इंटरेस्ट के ऊपर इनको लोन मिलता है, प्लस यहाँ पे 10 to 20% फ्रंट पे इनको देना पड़ता था अगर नया मशीन्स खरीदना है तो। एज ऑफ नाउ क्या है कि इनको एक तो 0% डाउन पेमेंट पे पूरा, मतलब 0% डाउन पेमेंट 100% लोन पे यहाँ पे मशीन्स मिल जाता है, प्लस अलग अलग बैंक्स के साथ इनके टाइप है, तो इनको यहाँ पर टाइप है इनके, तो इनको यहाँ पे क्या है कि बहुत ही लो इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स भी मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी हाँ, इनका यूटिलाइजेशन एंड यहाँ पे इबिटा मार्जिन्स क्यों इतना हायर है, तो कंपनी ने बोला कि एक तो हमारे पास जो मशीन्स है ना वो काफ़ी नए हैं, मतलब जो दूसरे हमारे कंपटीटर्स हैं उनके पास जो मशीन्स है वो 12-15 साल पुराने हैं, तो उनको मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा लग जाता है। हमारे पास जो है वो 24, 25, 26, 27 वाले मशीन्स है, तो ये 3 साल 4 पुराने ही है। तो क्या है कि जब नया मशीन्स होता है ना, तो शुरुआत के जो 3 साल होते हैं ना, वहाँ पे जो मशीन का मेंटेनेंस होता है ना वो EPC प्लेयर प्ले करता है, जिसको रेंट पे देता है ना वही मेंटेनेंस का खर्चा उठाता है शुरुआत के 3 ईयर। लेकिन 3 ईयर पुराना जो मशीन है उसका मेंटेनेंस का खर्चा खुद को उठाना पड़ता है। तो इस वजह से ये लोग जो कह रहे हैं कि अभी हमारा 65% आसपास का EBITDA मार्जिन दिख रहा है आपको, वो कम होगा आने वाले क्वार्टर्स में। यहाँ पे 58 to 62% आसपास का EBITDA ही हम लोग यहाँ पे टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर देखोगे नए प्रोडक्ट के अंदर भी ये लोग एंट्री ले रहे हैं। एक तो यहाँ पे जो टावर क्रेन है, ये जो डेटा सेंटर वगैरह का कैपेक्स हो रहा है उसमें टावर क्रेन जो होता है उसका इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है, काफ़ी हायर डिमांड है। तो ये लोग कह रहे हैं आगे हम लोग यहाँ पे टावर क्रेन भी यहाँ पे ऐड करेंगे। और ये लोग EV मशीन्स के अंदर, मतलब अभी EV मशीन्स भी ये लोग खरीद रहे हैं। तो लाइक Q2 में इनका पहला EV मशीन्स जो है वो डिलीवर होगा, मतलब EV के ऊपर चलने वाले। अभी तो डीजल वाले इक्विपमेंट है इनके पास, मशीन्स है, अभी EV वाले मशीन्स ये लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल यहाँ पे कॉन कॉल का समरी। एंड अगर बात करें यहाँ पे वैल्यूएशंस एंड कंक्लूजन की, तो वैल्यूएशंस देखोगे आप लोग तो FY28 के बेस पर हम लोग वैल्यूएशंस करें तो यहाँ पे लगभग जो है वो 90 to 100 करोड़ के पैट का बोल रहे हैं। अगर हम लोग मिनिमम इनका जो है 90 करोड़ का, वो भी अगर ये लोग टारगेट अचीव कर लेते हैं, और 25 से 30% के पैट मार्जिन्स का बोल रहे हैं लोग, तो अगर 25% का मिनिमम पैट मार्जिन्स भी अगर टारगेट करते हैं तो इनका पैट निकल के आता है लगभग 22.5 करोड़ के आसपास का फॉर द FY28। एंड इनका जो अभी एज ऑफ नाउ इनका जो लाइक मार्केट कैप है वो 400 करोड़ आसपास का है। तो फॉरवर्ड पी इनका निकल के आता है 18 आसपास का, 18-19 आसपास का। और जो टॉप लाइन का ग्रोथ निकल के आएगा वो निकल के आएगा अराउंड यहाँ पे 90% आसपास का, ठीक है। तो भाई नंबर्स तो मतलब फिर तो पैक तो जो है वो 0.2 का निकल के आता है। काफ़ी सस्ती कंपनी है जो नाम मिल रही है, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहेगा, काफ़ी छोटी कंपनी है। 2 चीज़ें मेरे को थोड़ी सी खराब लगी इस कंपनी में। एक तो इन्होंने बोला कि EBITDA मार्जिन्स आके जाके हमारा कम होगा। एज ऑफ नाउ बहुत हायर है, जो एक्सेप्शनल EBITDA मार्जिन्स कमा रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, आगे जाके वो कम हो सकता है। तो वो मतलब वो ऐसे तो नेगेटिव नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आगे जाके मान लो कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट नेगेटिव क्रिएट हुई, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इम्प्रूवल वाली चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव वाली चीज़ों को रिवॉर्ड करता है। जैसे एज ऑफ नाउ जो है ये अपना जो QSR स्पेस है वो मतलब उसमें अभी भी कुछ इतना खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन क्योंकि इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, तो दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट जो है वो रिवॉर्ड कर रहा है। स्टॉक तो भाग गए 25-25, 30-30% अपने लो से, ठीक है। तो वही है। और इसी तरीके से आप भले ही जैसे यहाँ पे CP प्लस कितने अच्छे मार्जिन्स कमा रहा था, लेकिन वो उसको यहाँ पे बोला कि हमारे मार्जिन्स थोड़े से अनसर्टन हो सकते हैं, तो मार्केट ने कितना पनिश किया। तो वही चीज़ थोड़ा सा कंसर्न है। एंड दूसरा कंसर्न है यहाँ पे इनका क्या है कि एक ही फैमिली दोस्तों पूरा बिजनेस चलाती है। कल को उठ के यहाँ पे फैमिली के अंदर कुछ यहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं तो दिक्कत आ सकती है। ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ये नेगेटिव चीज़ें हमको नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन स्टिल मेरे को वो गट्स है कि फैमिली बिजनेस है तो डिस्प्यूट हो भी सकता है, ठीक है। तो ये 2 रिस्क मेरे को लगे। बाकी वैल्यूएशंस इनका ओवरऑल अच्छा आ रहा है। 2 रिस्क जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ओवरऑल डील तो ठीक ही दिख रही है, लेकिन वही है काफ़ी छोटी कंपनी है तो कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा। कल को जाके सीधा आप बड़ा पैसा यहाँ पे लालच में आके जो है डिप्लॉय नहीं कर सकते, कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा। छोटा कंपनी है तो रिस्क भी उनके साथ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है।
तो ओवरऑल डील तो एज ऑफ नाउ अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंपनी आपके एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो में ही होनी चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा सा डाल के आप ट्रैक कर सकते हो, देन आगे यहाँ पे क्वार्टर्स में आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है तो फिर देख सकते हो। बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके जो भी व्यू है हिंदी इंग्लिश जिसमें भी हो वो शेयर जरूर करिएगा, जिससे अपने मतलब एक दूसरे का डिस्कशन बढ़े और एक दूसरे को यहाँ पे चीजें सीखने को मिले एंड आपका भी क्वेरी सॉल्व हो। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।